वेलकम डियर लर्नर्स। इस प्रीवियस सेशन में हमने इस चैप्टर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन के पॉपुलेशन ग्रोथ के फेजेस के बारे में डिस्कशन किया था। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ। ये पॉपुलेशन ग्रोथ तो हो रही है, एनुअल और डिकेडल दोनों ग्रोथ हम देख रहे हैं, लेकिन हमारे पूरे कंट्री के अंदर अलग अलग रीजन्स में उस ग्रोथ रेट में भी वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। ये वेरिएशन कैसे है? जैसे हम बात करें कि हमारे कंट्री का जो केरला है सदर्न पार्ट के अंदर लोकेटेड है, उसमें पिछले डिकेड में 2001 टू 2011 के जो डिकेड रहा, उस डिकेड में पूरे कंट्री में सबसे लोएस्ट ग्रोथ रेट रही है। जबकि हमारा जो नॉर्दर्न बेल्ट है, उस नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर कंपैरेटिवली ग्रोथ रेट्स ज्यादा रही है। तो अलग अलग रीजन्स में कौन कौन से ऐसे स्टेट्स रहे हैं जहां पर ज्यादा ग्रोथ रेट्स रही है पॉपुलेशन की, कौन कौन से ऐसे स्टेट्स रहे हैं जहां पर मॉडरेट रही है, या फिर कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें कम रही है ग्रोथ रेट, उनके बारे में इस सेक्शन में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं 1991 से 2001 के इस डिकेड की हम बात करें तो यहाँ पर कई सारे पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को लेकर के। और ये हमें बताते हैं कि कुछ स्टेट्स केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी, गोवा, ये सब के सब वो स्टेट्स हैं जो कि लो ग्रोथ रेट को शो कर रहे हैं। यहाँ की ग्रोथ रेट 20% डिकेडल से ज्यादा नहीं रही है। और आप इसमें एक पैटर्न देखेंगे कि सारे के सारे ये जो स्टेट्स हैं ये हमारे सदर्न पार्ट से बिलोंग करते हैं। केरला, जिसकी अभी हमने बात करी, केरला वो स्टेट रहा है जहां की ग्रोथ रेट लोएस्ट रही है हमारी कंट्री में 9.4%। तो ये हमारे होल कंट्री का एक सिनेरियो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। दूसरी तरफ यदि हम बात करते हैं हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स की, तो एक कंटिन्यूअस बेल्ट है, नॉर्दर्न स्टेट की कंटिन्यूअस बेल्ट है। उस बेल्ट में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट और नॉर्थ सेंट्रल पार्ट्स, इन पार्ट्स के अंदर रिलेटिवली ये जो सदर्न पार्ट्स के हमने स्टेट्स देखे थे, इनके रिलेटिवली हायर ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलती है। और इन स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट शामिल करते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर आपको हायर ग्रोथ रेट देखने को मिली लास्ट डिकेड में। ये जो ग्रोथ रेट थी ये 20 to 25% ये ग्रोथ रेट हमारे इन स्टेट्स में रही है। इसके अलावा यदि हम बात करें 2001 टू 2011 के, तो कुछ और फैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। वो फैक्ट्स हमें ये बताते हैं कि सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, इन सभी में ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ी है, लेकिन अपने प्रीवियस डिकेड के कंपैरेटिवली ये ग्रोथ रेट कम रही है। ऐसे में कुछ फैक्ट्स जो हमारे सामने आए हैं उनको हम यहां पर और देख लेते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहां पर ग्रोथ रेट जो थी उसमें हमें कमी नजर आ रही है। 1991 से 2001 का जो डिकेड था उसको यदि हम 2001-2011 के डिकेड से कंपेयर करें तो यहां पर ये ग्रोथ रेट है ये डाउन रही है। अब डाउन में भी कितना रहा है? आंध्र प्रदेश, यहां पर सबसे लोएस्ट डाउनफॉल देखने को मिला, ये 3.5% था। यहां से आपके 1 मार्क का क्वेश्चन भी बन जाता है। आंध्र प्रदेश में सबसे कम डाउनफॉल देखने को मिला, जबकि महाराष्ट्र जो था उसमें सबसे ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला, ये था 6.7%। अब ये डाउनफॉल देखने का मीनिंग क्या है उसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टेट है, उसमें 2001 से 2011 के दौरान जो डिकेडल ग्रोथ रेट रही है, वो डिकेडल ग्रोथ रेट यदि यहाँ पर 20% रही है, और इससे प्रीवियस की यदि हम बात करें 1992 to 2001, ये जो 10 ईयर था, यहां पर यदि एनुअल ग्रोथ रेट थी, ये एनुअल ग्रोथ रेट 26%, डिकेडल ग्रोथ रेट जो थी ये 26% यहां पर रही। तो ऐसे में हम देखेंगे कि इस डिकेड के कंपैरेटिवली इस डिकेड में इसमें कमी आई है, और ये कमी 6% की है। तो इसी तरीके से हम यहां पर देखते हैं कि आंध्र प्रदेश वो स्टेट रहा है जिसमें 1991 से 2001 के दौरान जो ग्रोथ रेट थी उसके कंपैरेटिवली 2001-11 में ये आपके
3.5% का ये जो पॉइंट वैल्यू है 3.5% का वैल्यू पॉइंट डाउन आया है, जबकि महाराष्ट्र जो था उसके अंदर 6.7% का डाउनफॉल देखने को मिला है। नाउ इसी तमिलनाडु 3.9% पॉइंट्स के साथ में और पुदुचेरी 7.1% पॉइंट्स के साथ में डाउनफॉल देखने को मिला है। यहां पर हम देखते हैं कि लगातार जो एक ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार जो भी डिकेडल ग्रोथ रेट्स है वो तो बनी हुई तो है, लेकिन प्रीवियस डिकेड के कंपैरेटिवली यहां पर ये आपके कम रही है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम पॉपुलेशन ग्रोथ के देखते हैं इंडिया के रेफरेंस में, और यहां पर हमें पता चलता है कि हमारे कंट्री की जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है उस ग्रोथ रेट की सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है अडोलसेंट्स। अडोलसेंट्स है उनकी ग्रोथ हमें काफी देखने को मिली है। प्रेजेंटली हम ये देखते हैं कि हमारी कंट्री की 20.9% जो पॉपुलेशन है वो 10 to 19 इयर्स के एज ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, और इनमें भी अडोलसेंट्स में जो कि 52.7% है ये हमारे मेल्स हैं और 47.3% है ये हमारे फीमेल अडोलसेंट्स है। और जहां पर बात अडोलसेंट्स की आ जाती है वहां पर एक बात और शामिल हो जाती है, किसी भी कंट्री के लिए ये अडोलसेंट पॉपुलेशन बहुत ही बड़ा असेट होती है, क्योंकि यूथफुल जनरेशन है और इसके अंदर भविष्य में बहुत कुछ करने की संभावनाएं रहती है। इसलिए इस पॉपुलेशन के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान देना इसलिए भी जरूरी है कि एक तरफ जहां इस पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल्स हैं, ये पूरे देश की इकोनॉमी को और उसके डेवलपमेंट को एक डायरेक्शन दे सकती है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी प्रॉब्लम भी जुड़ी हुई है कि ये पॉपुलेशन वुल्नरेबल है। यदि इस पॉपुलेशन को प्रॉपरली गाइड नहीं किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में ये हमारे समाज के लिए, कंट्री के लिए ग्रेट प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। अब इस पॉपुलेशन से जुड़ी हुई हमारे कंट्री के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है वो यहां पर हम देखते हैं। ये प्रॉब्लम्स है अडोलसेंट्स से कंसर्न जो प्रॉब्लम्स है वो है इनकी लोअर एज में शादी कर देना, इलिटरेसी, पर्टिकुलरली फीमेल इलिटरेसी, स्कूल ड्रॉप आउट्स, लो इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और हाई रेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। ये अडोलसेंट्स पॉपुलेशन के साथ में जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं। साथ ही साथ हाई रेट ऑफ HIV और एड्स इंफेक्शंस, फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी, रिटार्डनेस, ड्रग अब्यूज, एल्कोहलिज्म, जुवेनाइल डिलिक्वेंसी और कमिटेंस ऑफ क्राइम। ये वो प्रॉब्लम्स है जो हमारी अडोलसेंट्स पॉपुलेशन के साथ में जुड़ी हुई है। इसलिए इन सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हुए हमारे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इनके लिए कोई ना कोई एक प्लान तैयार करें जिससे हमारा कंट्री प्रोटेक्टेड रहे और भविष्य की जो संभावनाएं हैं उनमें हम लोग बहुत आगे बढ़ सके। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हीं अडोलसेंट्स ग्रुप्स को टारगेट करते हुए इनके टैलेंट्स को बाहर निकालने के लिए और इनकी एनर्जी को प्रॉपर वे में चैनलाइज करने के लिए एक नीति बनाई है, एक पॉलिसी बनाई है, और इस पॉलिसी का नाम है द नेशनल यूथ पॉलिसी। ये इसी का एक एग्जांपल है जिसमें मेनली आपके जो लार्ज यूथ पॉपुलेशन है उसके डेवलपमेंट के ऊपर, अडोलसेंट पॉपुलेशन के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया है। अब किस तरह से हमारी ये जो अडोलसेंट पॉपुलेशन है इसके लिए ये यूथ पॉलिसी काम कर रही है, आइए उसको भी जान लेते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर हम देखें, नेशनल यूथ पॉलिसी है ये 2014 में हमारे लाई गई और इसको लॉन्च किया गया था फरवरी 2014 में। और इसका क्या पर्पस था? इसका पर्पस ये था, ये यूथ पॉलिसी प्रपोज करती है हॉलिस्टिक विजन फॉर द यूथ ऑफ इंडिया, जो कि अपने पोटेंशियल्स को पूरा यूटिलाइज कर सके इसके लिए। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू एम्पावर द यूथ ऑफ द कंट्री टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल एंड थ्रू देम इनेबल इंडिया टू फाइंड इट्स राइटफुल प्लेस इन द कम्युनिटी ऑफ नेशंस। मतलब क्या है इसका कि हमारी ये जो यूथ है इस यूथ की एनर्जी को चैनलाइज किया जाए, इस एनर्जी का होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाए, और ऐसा करने से यही यूथ भविष्य में पूरी दुनिया में जो भारत देश का
स्थान होना चाहिए जो पहले हुआ करता था, जैसे हम विश्व गुरु के नाम से हमारे देश को जानते थे, वही प्लेस हमारे देश को, जो राइटफुल प्लेस हमारे देश के लिए, वो हमें फिर से मिल सके। ऐसी इन टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए हमारी यूथ पॉलिसी को तैयार किया गया है। और इसमें यूथ के तौर पर, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, यूथ के तौर पर किस एज ग्रुप के लोगों को शामिल किया जाता है। तो यूथ के तौर पर हमारे नेशनल यूथ पॉलिसी में 15 to 29 इयर्स के एज ग्रुप के जो लोग हैं उनको शामिल किया गया है। अब यूथ का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, उसके लिए क्या किया जा रहा है, उसके लिए हमारी ये जो नेशनल पॉलिसी है, इस पॉलिसी में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया है, एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस किया गया है 2015 में, और साथ ही साथ एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जिसके तहत सभी स्किल्स, ऑल स्किल एक्टिविटीज जो है उनको कैरिड किया जा रहा है अपने देश के अंदर। और उसके लिए कुछ कॉमन स्टैंडर्ड्स तैयार करे गए हैं, डिमांड सेंटर्स बनाए गए हैं। डिमांड सेंटर्स हमारी इंडस्ट्रीज में किस तरह की स्किल्स की डिमांड रहती है उनको ध्यान में रखा गया है, और उन सब की ट्रेनिंग जो है वो हमारे यूथ को दी जा रही है। और ऐसा करके हम हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में काफी योगदान कर रहे हैं। तो ये तो बात रही हमारी यूथफुल पॉपुलेशन की और पॉपुलेशन की ग्रोथ की। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है चैप्टर का, वो है पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है? पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब है कि किसी भी रीजन में रहने वाले जो लोग हैं वो लोगों में हम कुछ क्राइटेरिया देखते हैं, एज क्राइटेरिया, जेंडर क्राइटेरिया, साथ ही साथ वो किस रीजन में रह रहे हैं, उनका एथनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो ट्राइबल है या मेन सोसाइटी के लोग हैं, किस तरह के लैंग्वेजेस बोलते हैं, किस धर्म को मानते हैं, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, लिटरेसी का लेवल क्या है, एजुकेशन की क्या कंडीशन है, उनके ऑक्यूपेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब वो किस तरह के ऑक्यूपेशन में इंगेज्ड हैं, एग्रीकल्चरल वर्क करते हैं, इंडस्ट्रियल वर्क करते हैं या सर्विस सेक्टर में इंगेज हैं। तो ये सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हम पॉपुलेशन कंपोजिशन में स्टडी करते हैं। इस चैप्टर में हम मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिस्कशन करेंगे वो है एक हमारे रूरल अर्बन पॉपुलेशन वाले कैरेक्टरिस्टिक्स पर, उसके अलावा लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक पर और रिलीजन पर। तो इन साथ ही साथ ऑक्यूपेशन के पैटर्न क्या है, बस ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉपुलेशन कंपोजिशन के, सिर्फ इनके बारे में इस चैप्टर में फर्दर हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूरल अर्बन कंपोजिशन की। रूरल अर्बन कंपोजिशन का मतलब क्या है? देखिए हमारा देश जो है वो एग्रो डोमिनेटिंग कंट्री रहा है, और रूरल एरिया का एक्चुअल में मीनिंग क्या निकालते हैं हम कि ऐसे वो सभी रीजन जहां पर एग्रीकल्चर या उससे एसोसिएटेड एक्टिविटीज डोमिनेट करती है, यानी पॉपुलेशन ज्यादातर उन एक्टिविटीज में एंगेज्ड है, उन एरियाज को हम रूरल एरियाज के तौर पर जानते हैं। और हमारे देश की यदि हम बात करते हैं तो हमारे कंट्री में 2011 का सेंसस बताता है कि 68.8% जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 68.8% है वो विलेजेस में रह रहा है। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके रूरल अर्बन कंपोजिशन को देखना कि क्यों ऐसा हमारे देश में हुआ है। तो आइए जानते हैं कुछ फैक्ट्स कि हमारे कंट्री में अर्बन और रूरल पॉपुलेशन की क्या कंडीशन है। देखिए हमारे कंट्री में 6,40,867 विलेजेस हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली, और ये आइडेंटिफाइड विलेजेस है, और इनमें से लगभग 5,97,608 यानी टोटल विलेजेस का लगभग 93.2% है ये इनहैबिटेड विलेजेस है, यानी यहाँ पर लोग अभी भी रह रहे हैं। अब इनहैबिटेड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दोनों के अंदर फैक्ट्स जो है इनके अंदर डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ एरियाज विलेज के तौर पर आइडेंटिफाई किए गए थे, लेकिन अभी वहां से या तो लोग माइग्रेट कर चुके हैं, वहां पर रहते नहीं है। और इनहैबिटेड का मतलब है कि स्टिल पीपल आर लिविंग इन दोज एरियाज। So, however, the distribution of rural population is not uniform throughout the country. पूरे देश में ही पॉपुलेशन का जो कंडीशन है रूरल एरियाज की वो अनइवन है, इक्वल नहीं है। तो ये अनइवननेस कहाँ पर देखने को मिलती है, कैसे देखने को मिलती है वो हम देखेंगे। तो हमारे पास में कुछ फैक्ट्स आते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है और बिहार है, ये वो स्टेट्स हैं जहां पर रूरल पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन हमारे कंट्री में हाईएस्ट मिलता है। यहाँ बहुत ज्यादा प्रोपोर्शनेटली रूरल पॉपुलेशन है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं गोवा और मिजोरम जैसे स्टेट्स की, तो यहाँ पर हाफ से थोड़ा ही ज्यादा जो प्रोपोर्शन है वो रूरल पॉपुलेशन का है। तो ये वो स्टेट्स आ जाते हैं जहां पर रूरल पॉपुलेशन एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ कंट्री बहुत ही कम मिलती है।
यूनियन टेरिटरीज की बात करें, यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी हम रूरल पॉपुलेशन की हम बात करते हैं तो स्मॉलर प्रोपोर्शन होता है रूरल पॉपुलेशन का। सिर्फ दादरा और नागर हवेली ही वो है जहां पर 53.38% रूरल पॉपुलेशन है। रेस्ट ऑफ जो रीजन है वहां पर अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा मिलती है। अब हम बात करते हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, हिल स्टेट्स है, वेस्टर्न राजस्थान है, रन ऑफ कच्छ है, वहां पर जो विलेजेस है उनकी साइज कितनी है। विलेज साइज का मतलब होता है वहां पर नंबर ऑफ पीपल कितने रेजिडेंट्स है, कितने रिजाइड कर रहे हैं। तो इसमें भी एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलता है कि एक तरफ कुछ एक रीजन्स ऐसे हैं जहां पर नंबर ऑफ पीपल बहुत कम रह रहे हैं और विलेज के तौर पर आइडेंटिफाइड है, जबकि दूसरी तरफ नंबर ऑफ पीपल ज्यादा रहते हैं। तो ये भी एक बड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है। तो हमारे हिल स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, वेस्टर्न राजस्थान है, रन ऑफ कच्छ है, ये वो रीजन है जहां पर विलेजेस के अंदर 200% ही रहते हैं और विलेज के तौर पर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। दूसरी तरफ कुछ एक रीजन्स ऐसे भी है जहां पर आपके 17,000 तक लोग रहते हैं और उन्हें भी विलेज के तौर पर आइडेंटिफाई किया। तो दोनों के अंदर हम डिफरेंस देख सकते हैं, एक तरफ 200 है तो दूसरी तरफ 17,000 है। तो जैसे कुछ स्टेट्स केरला है या महाराष्ट्र के कुछ पार्ट है वहां पर हाई पॉपुलेशन वाले विलेजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये तो रहा विलेजेस की पॉपुलेशन को लेकर के। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में अर्बन पॉपुलेशन की क्या कंडीशन है। अर्बन पॉपुलेशन के तौर पर हम देखें तो हमारे कंट्री में 31.16% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन पॉपुलेशन के तौर पर जानी जाती है। अर्बन पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ कि ऐसे रीजन्स जहां पर रहने वाले लोग मेनली आपके सेकेंडरी या टर्शियरी एक्टिविटीज के अंदर इंगेज्ड है, सर्विस सेक्टर में इंगेज्ड है या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में इंगेज्ड है। तो ये रीजन्स आपके अर्बन सेक्टर्स कहलाते हैं। तो अर्बन पॉपुलेशन हमारा 13.16% है और इस मामले में हम देखते हैं कि भारत जो है वो बहुत ही ग्लोबली यदि हम कंपैरिजन करें तो कम अर्बन पॉपुलेशन होल्ड करने वाला कंट्री है। लेकिन यहाँ एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड देखने को मिलता है कि पिछले कुछ डिकेड्स की यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट रही है वो बहुत ही रैपिड रही है, बहुत फास्ट रही है। तो ये पिछले ओवर द डिकेड्स हम बात करें तो ये काफी फास्ट रेट हमें अर्बनाइजेशन की यहाँ पर शो हो रही है। अब अर्बन पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन की यदि हम बात करें तो उसमें भी बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं और ये वेरिएशन हमारे अपेंडिक्स 3 के अंदर दिखाए गए जिनके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। सो ये तो हमें नोटिस करना ही पड़ेगा कि हमारे लास्ट डिकेड्स में बहुत तेजी से अर्बन सेंटर्स डेवलप हुए हैं। यूनियन टेरिटरीज की हम बात करें, ज्यादातर ऑलमोस्ट सभी यूनियन टेरिटरीज हैं या स्टेट्स हैं, उनमें अर्बनाइजेशन की जो ग्रोथ रही है वो बहुत तेज रही है। और इसके पीछे हमारे जो रीजन्स हैं उनमें हमारे सोशियो इकोनॉमिक रीजन्स जो है या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रही है। कारण क्या है कि धीरे धीरे विलेजेस के अंदर एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज थी वो कम हुई है। उसका कारण भी है कि विलेजेस में हमारी मेन जो एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो एग्रीकल्चर और एसोसिएटेड एक्टिविटीज होती है। समय के साथ में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली गई वैसे वैसे लैंड डिविजन्स होते चले गए जो कि हमारे प्रॉपर्टी राइट्स के अकॉर्डिंग आते हैं कि एक पर्सन है यदि उसके फैमिली के अंदर नेक्स्ट जितने भी बच्चे होते हैं तो उनमें वो इक्वली डिवाइड कर दी जाती है। तो ऐसे में जो साइज ऑफ द लैंड है वो कम होती चली जाती है और अल्टीमेटली कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि साइज ऑफ लैंड इतनी छोटी होती है कि उसमें एक पर्सन अपना सर्वाइवल नहीं कर पाता है। तो ऐसी कंडीशन में वो लोग फिर अर्बन सेंटर्स की तरफ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के सर्च में और ऐसे में धीरे धीरे अर्बन सेंटर्स के ऊपर पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है। तो ये हमारे यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है जिनके चलते हुए रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है वो बढ़ा है पिछले कुछ डिकेड्स में और ऐसे में हमारे अर्बन पॉपुलेशन भी तेजी के साथ में बढ़ी है। तो अब ये किन किन रीजन्स में तेजी से बढ़ी है वो भी यहाँ पर दे रखे हैं। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है, वहां पर काफी तेजी के साथ में अर्बन सेंटर्स की तरफ इसका झुकाव हुआ है। सिटीज के तौर पर देखें तो कुछ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं जैसे कोलकाता के आसपास में, मुंबई के आसपास में, बेंगलुरु, मैसूर, मदुरई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, ये वो रीजन्स हैं, कानपुर, जहां पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज्यादा हुई है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिली और लोग माइग्रेट होकर के वहां पर आए हैं।
साथ ही साथ हम एक बात और देखते हैं कि गैंगेटिक प्लेन्स के रीजन्स की हम बात करें तो वहां पर एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर एक स्टैग्नेशन आ गया। तो पंजाब में हम देखें एग्रीकल्चर के फील्ड में स्टैग्नेशन आ गया। उस स्टैग्नेशन से बाहर निकलने के लिए भी लोग अदर विकल्प तलाशते हैं और हिल रीजन्स की तरफ चलते हैं। इसके अलावा कुछ एक रीजन जैसे हम वेस्टर्न राजस्थान की बात करें जहाँ पर फैसिलिटीज की कमी है, रिमोटली हिल एरियाज की बात करें, ट्राइबल एरियाज की बात करें, यहाँ पर भी फैसिलिटीज कम थी और उन वहाँ के लोग हैं वो फैसिलिटीज के कमी की चलते हुए अदर प्लेसेस पर माइग्रेट हो गए और इन्होंने अर्बनाइजेशन को प्रमोट किया है। नाउ नेक्स्ट कंपोजिशन जो हम डिस्कस करते हैं वो है हमारा लिंग्विस्टिक कंपोजिशन। और लिंग्विस्टिक कंपोजिशन में हम क्या देखते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर भाषाई तौर पर लैंग्वेज के ग्राउंड पर कितनी सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसके लिए ऑफिशियली जो प्रयास किया गया था वो हमारे यहाँ पर किया गया था। ग्रियर्सन ने एक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई थी, तो ग्रियर्सन के अकॉर्डिंगली 1903 से 1928 के दौरान की बात है, 179 लैंग्वेजेस और 544 डायलेक्ट्स जो थी वो उस समय हमारे कंट्री में यूज हो रही थी। तो ये उनके सर्विस के अकॉर्डिंग है। हालांकि हमारे देश में जब इंडिपेंडेंस हुई उसके बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लैंग्वेजेस को मेंशन किया गया। तो 22 भाषाएं हैं, 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है, यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 लैंग्वेजेस को रखा गया है। और कई सारी ऐसी लैंग्वेजेस भी है जो कि नॉन शेड्यूल भी है। तो ये ऑफिशियल एट प्रेजेंट की कंडीशन है। सो इन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में यदि हम बात करें तो हिंदी भाषा को बोलने वाले लोग हाईएस्ट परसेंटेज में है हमारे कंट्री में। सबसे ज्यादा हमारे देश में बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। और कई सारी स्मॉल लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे संस्कृत है, बोडो है, मणिपुरी है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली इनको बोलने वाले लोग बहुत कम संख्या में हैं। तो जहां कहीं भी हम देखते हैं लिंग्विस्टिक रीजन्स की हमारे देश में हम बात करें तो ये कोई शार्प एक बाउंड्री नहीं बना सकते हैं कि यहाँ पर ये भाषा बोली जा रही है और इस बाउंड्री के नेक्स्ट जगह पर दूसरी भाषा बोली जा रही है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। एक्चुअल में भाषाएं जो है वो भाषाएं जो है वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली एक दूसरे के साथ में मिलते हुए आगे चलती है और एक लॉन्ग ज्योग्राफिकल डिस्टेंस पर उनमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। सपोज हम राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर एरियाज की बात करें तो ऐसे में हम देखेंगे कि बॉर्डर एरियाज का जो रीजन है वहां पर लोग गुजराती लैंग्वेज भी यूज में ले रहे हैं और राजस्थान की जो भाषा है वहां के लोकल उसको भी यूज में ले रहे हैं। वहां पर उनका मिक्स कल्चर देखने को मिलेगा। लेकिन वहां से जैसे जैसे ज्योग्राफिकल डिस्टेंस ज्यादा होती चली जाती है, लैंग्वेज के अंदर जो डिफरेंस है वो भी बढ़ता चला जाता है। तो कोई शार्प डिस्टिंक्ट बाउंड्री लैंग्वेज के मामले में हम नहीं कर सकते हैं। नाउ वी सी हमारे लिंग्विस्टिक जो क्लासिफिकेशन है उनको यदि हम देखें तो हमारे देश में लैंग्वेजेस तो बहुत सारी बोली जा रही है। 22 तो मेन भाषाएं हमारे यहाँ पर, और उसके अलावा कई सारे डायलेक्ट्स भी हैं। तो इनमें पूरी लैंग्वेजेस को हम 4 लैंग्वेज फैमिलीज के अंदर डिवाइड करते हैं। 4 इसके ग्रुप्स हैं हमारे, फिर उनके सब फैमिलीज हैं और उनकी कुछ ब्रांचेस हैं। इनको टेबल 1.2 में यहाँ पर दिखाया गया है, उसको अभी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए टेबल 1.2, इसमें हमारे देश में बोले जाने वाली जो लैंग्वेजेस हैं उनके फैमिली ग्रुप्स हैं। तो 4 है, ऑस्ट्रिक जिसे निषाद भी कहते हैं, द्रविडियन या द्रविड़ा, सिनो तिबेटियन और इंडो यूरोपियन। तो ये जो लैंग्वेज फैमिलीज हैं वो 4 हमारे जितने भी भाषाएं उनको 4 लैंग्वेज फैमिली ग्रुप्स में रखा गया है। और ये इनके सब फैमिलीज है। ऑस्ट्रिक है उनके ऑस्ट्रो एशियाटिक और ऑस्ट्रोनेशियंस, सिनो तिबेटियन है इसको टिबेटो म्यांमारी, और सेमिनीज चाइनीज, और इंडो यूरोपियन है इसको इंडो आर्यन। ये इनके सब फैमिली ग्रुप्स हैं। यहाँ पर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें वो कौन सी है, हम इनका परसेंटेज वाला प्रोपोर्शन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा जो बड़ा भाषा ग्रुप है वो है इंडो यूरोपियन, जिसे हम आर्यन भी कहते हैं, 73%। तो सबसे ज्यादा बड़ा फैमिली ग्रुप है वो आपके इंडो यूरोपियन है। सेकंड लार्जेस्ट है वो द्रविडियन है, जो कि मेनली साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री बोला जाता है। रेस्ट जो है इनके कंपैरेटिवली कम है। अब इन फैमिली ग्रुप्स के जो लैंग्वेजेस हैं उनको बोलने वाले स्पीच एरियाज कौन कौन से हैं, तो वो देखिए ऑस्ट्रिक या निषादा, ये मेघालय, निकोबार आइलैंड्स, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आउटसाइड इंडिया, यहाँ पर भी ये इस भाषा ग्रुप के लोग रहते हैं। फिर द्रविडियन मेनली आप देखेंगे इसमें सदर्न पार्ट का प्रोपोर्शन ज्यादा रहता है ना।
तो बाकी ये एमपी ओडिशा के कुछ हिस्से, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी इन भाषा ग्रुप के बोलने वाले लोग हमें मिल जाते हैं एंड सो ऑन। इंडो यूरोपियन ग्रुप जिसको कि सबसे ज्यादा बड़ी प्रोपोर्शन वाली है, ये हमारे जम्मू कश्मीर वाली रीजन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ये मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, इन पूरे रीजन्स के अंदर हमारे इस फैमिली ग्रुप से लोग आते हैं। तो ये हमारी लिंग्विस्टिक जो कंपोजिशन था वो हमने देखा। नेक्स्ट हमारे जो कंपोजिशन है जिसकी हम स्टडी करेंगे वो है रिलीजियस कंपोजिशन। रिलीजियस कंपोजिशन क्या है? देखिए, रिलीजन है वो हमारी कल्चर से बड़ा ज्यादा एसोसिएटेड है। इवन हमारी जो कल्चरल और पॉलिटिकल लाइफ है वो रिलीजन के साथ में बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। हम देखें कि लोग अपने रिलीजन से रिलेटेड जो जितने भी कार्यक्रम होते हैं या उनकी फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स होते हैं वो रिलीजन से बड़ा जुड़े हुए होते हैं। तो हमारे देश के अंदर रिलीजियस कंपोजिशन क्या है उसको हम देखें और इसकी इंपॉर्टेंस को भी हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस के बारे में तो यहाँ पर बता रखा है कि ये वो डोमिनेटिंग फोर्स है जो कि हमारी कल्चरल और पॉलिटिकल लाइफ को बड़े पैमाने पर अफेक्ट करता है ना, ज्यादातर भारतीयों के। और रिलीजन है ये वर्चुअली परमानेंट है। ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट्स, लोगों की, परिवार की, कम्युनिटी की जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सभी के अंदर ये परमानेंटली हमें विजिबल होता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए यहाँ पर पढ़ना रिलीजन के बारे में। तो आइए रिलीजन का हम देख लेते हैं। इस टेबल में आप देखेंगे कि हमारे कंट्री के अंदर रिलीजियस कंपोजिशन है वो यहाँ से यहाँ तक, हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, ये हमारे मेन रिलीजन्स हैं जो यहाँ पर है। इनके अलावा भी कुछ अदर रिलीजन्स भी है जिनको यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, जैसे पर्शियंस हैं, है ना, या जिनका रिलीजन हमें पता ही नहीं है, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि रिकॉर्डेड नहीं है। हिंदूज के बारे में आप देखेंगे टोटल पॉपुलेशन का 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली टोटल पॉपुलेशन का सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा है वो हिंदू रिलीजन के लोगों का हमारे देश में है। फिर सेकंड लार्जेस्ट जो मेजोरिटी ग्रुप है वो आपके आता है मुस्लिम्स का, देन क्रिश्चियन 2.3%, सिख 1.7%, बुद्धिस्ट 0.7%, जैनिज 0.4, है ना, और पर्शियंस 0.7, और जिनका रिलीजन स्टेट नहीं किया गया है वो 0.2%। तो ये प्रोपोर्शन है। ये जो पॉपुलेशन है वो कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर जैसे एक फैक्ट हम देखें कि हिंदूज मेनली मेजोरिटी में है, 79.8% है। इसका मतलब ये इंटायर नेशन के अंदर ही लगभग हर स्टेट में इनकी मेजोरिटी मिलती है। लेकिन रीजनल जो एस्पेक्ट्स है उनमें हम देखें तो कुछ जो चेंजेस फैक्टर है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। कुछ चेंज फैक्टर क्या देखने को मिल जाते हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं। हिंदूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए मेजर ग्रुप इन मेनी स्टेट्स रेंजिंग 70 to 90%। ज्यादातर स्टेट में 70 to 90% जो है हिंदू पॉपुलेशन रहती है। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें बांग्लादेश के बॉर्डर एरियाज या इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज, जम्मू एंड कश्मीर के रीजन्स और कुछ एक नॉर्थ ईस्ट के हिल स्टेट्स, वहां पर हम देखें तो ये जो पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन स्कैटर्ड मिलेगी या फिर संख्या में कम मिलेगी। मुस्लिम जो है वो लार्जेस्ट रिलीजियस मेजोरिटी है और इनका कंसंट्रेशन ये देखिए जहां पर ये थोड़ा स्कैटर्ड कंडीशन में, लेस नंबर्स में, वहां पर ये हमें ज्यादा देखने को मिलेंगी। जम्मू एंड कश्मीर और वेस्ट बंगाल, केरला, इन रीजन्स के अंदर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है वो मेजोरिटी वाली पॉपुलेशन में आ जाती है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि रिलीजियस कंपोजिशन हम देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि एक कम्युनिटी जो रेस्ट ऑफ पार्ट्स में माइनॉरिटी में आती है वही कम्युनिटी किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर मेजोरिटी में भी हो सकती है। एक कम्युनिटी जो ज्यादातर जगहों पर मेजोरिटी में है, कुछ रीजन में वो माइनॉरिटी में भी हो सकती है। तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी, इसका मीनिंग सीधा सीधा ज्योग्राफिकल रीजन में यहाँ पर आता है कि उस पर्टिकुलर रीजन में नंबर ऑफ पीपल किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, इसके बेसिस पर हम मेजोरिटी और माइनॉरिटी को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट्स में मुस्लिम्स की आबादी है। दिल्ली के अराउंड जो रीजन है सराउंडिंग के, वहां पर है। लक्षद्वीप में मुस्लिम्स की आबादी हमें देखने को मिलती है। कश्मीर वैली में हमें ये देखने को मिलती है। तो ये हमारे सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ग्रुप है। फिर हम देखते हैं क्रिश्चियन पॉपुलेशन का। तो क्रिश्चियन पॉपुलेशन के जो
कंडीशन है वो हमें क्या देखने को मिलती है कि मेनली ये रूरल एरियाज में देखने को मिलती है। मेनली क्रिश्चियन पॉपुलेशन उनका डिस्ट्रीब्यूशन है रूरल एरियाज में हमारे कंट्री में। और ये रूरल एरियाज कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये है आपके वेस्टर्न कोस्ट अराउंड गोवा, केरला और हिल स्टेट्स जिनमें मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और छोटा नागपुर प्लेटू के कुछ एरियाज और मणिपुर के हिल एरियाज। इन एरियाज में हमें क्रिश्चियन पॉपुलेशन डोमिनेंस में मिलती है। और ये हमारे कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रूरल एरियाज में क्रिश्चियन पॉपुलेशन का डोमिनेंस ज्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। सिख्स की हम बात करें, सिख कम्युनिटी की हम बात करें तो सिख कम्युनिटी हमारे मेनली कंसर्न है, वो कंसंट्रेशन इसका हमारे कंट्री में मिलता है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। यही वो रीजन है जहां पर हमें सिख कम्युनिटी की ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे जैन और बुद्धिस्ट। ये स्मॉलेस्ट रिलीजियस ग्रुप्स हैं हमारे कंट्री के और इनका कंसंट्रेशन जो है वो स्कैटर्ड भी है, लेकिन इनका जो ज्यादातर इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है वो हमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र इन रीजन्स के अंदर देखने को मिलता है। बुद्धिस्ट की जो मेजोरिटी है वो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ रीजन्स, त्रिपुरा में, लाहौल स्पीति जो कि हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर हमें मिलता है। तो ये जैनीज और बुद्धिस्ट है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं अदर रिलीजियस ग्रुप्स जिनमें जोरोस्ट्रियंस है। ये हमें बहुत ही इनका कंसंट्रेशन बहुत कम मिलता है, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। ये कुछ स्मॉल पॉकेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे कंट्री के अंदर। नाउ वी सी कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन से मतलब क्या है कि इकोनॉमिक स्टेटस के तौर पर यदि हम देखें तो हमारी पॉपुलेशन किन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर इंगेज है वो हमारा वर्किंग पॉपुलेशन देखा जाता है। इसमें सेक्टरल कंपोजिशन आ जाता है, वेदर द पॉपुलेशन इज इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी, सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी और टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज। तो जब हमारे कंट्री में हम पॉपुलेशन को देखते हैं इनके बेसिस पर तो हमें पता चलता है कि सिर्फ 39.8% जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली हमारे वर्किंग पॉपुलेशन में आती है। और ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो यानी 60% जो पॉपुलेशन है वो नॉन वर्कर्स के तौर पर देखी जाती है। तो वर्किंग और नॉन वर्किंग का क्या सीन रहता है उसको समझ लीजिए। यहाँ से हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। वर्कर्स जो है उनको हम कुछ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक आपके मेन वर्कर और दूसरा आपके मार्जिनल वर्कर। मेन वर्कर कौन है? ऐसे लोग जिनको एक साल में 6 महीने 6 मंथ्स या फिर 183 डेज मान लीजिए इतना जॉब इंश्योर होता है, वो सारे वर्कर्स आपके मेन वर्कर्स कहलाते हैं। लेकिन सभी लोगों को इतना जॉब नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोग हैं जो जिनको मार्जिनल वर्कर्स की कैटेगरी में रखते हैं। ये वो सारे लोग हैं जिनको 6 मंथ्स या 183 डेज से कम एम्प्लॉयमेंट मिलता है एक साल के दौरान, ये आपके मार्जिनल वर्कर्स होते हैं। तो हमारे देश में ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो आपके नॉन वर्कर्स की कैटेगरी में आ रही है। नॉन वर्कर्स क्यों? एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हमारी फैमिली के अंदर यदि हम 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो उनमें हम ये देखेंगे कि हमारे फैमिली के अंदर अर्न करने वाले इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज लोग हैं वो कितने हैं। तो सामान्य रूप से हमारे मदर जो है वो जॉब कर सकती है, फादर जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं उस घर के अंदर, वो बच्चे मेनली डिपेंड कर रहे हैं अपने पेरेंट के ऊपर। ऐसे ही हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी फैमिली के ऊपर डिपेंड करते हैं कई बार। तो ऐसे में जो लोग अर्निंग नहीं कर रहे हैं वो आपके नॉन वर्कर्स हो गए, जो अर्निंग कर रहे हैं वो वर्कर्स हो गए। और वर्कर्स को हमने 2 कैटेगरीज में यहाँ पर रखा हुआ है। सो हमारे देश की जो कंडीशन है उनमें हमारी नॉन वर्कर पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। नाउ वी सी कि इनमें भी वेरिएशन देखने को मिलता है। ये वेरिएशन कहाँ पर देखने को मिलता है? वर्किंग पॉपुलेशन जो है उसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में काफी वेरिएशन देखने को मिल रहा है। 29.1% है लक्षद्वीप में और 51.9% है हिमाचल प्रदेश में। ये हमारे वर्किंग पॉपुलेशन है उसकी कंडीशन है। तो यहाँ देखिए लक्षद्वीप वाला जो एरिया है यहाँ पर कम है वर्किंग पॉपुलेशन, हिमाचल प्रदेश में वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है। तो लार्जर परसेंटेज वाले जो वर्कर्स हैं वो आपको हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और इनमें हमें देखने को मिलता है। तो इस कंटेक्स्ट में हम ये तो देख लेते हैं कि हमारे कंट्री में जो एक प्रोपोर्शन है, हायर प्रोपोर्शन है
वो हमें देखने को मिल रहा है कुछ एक स्टेट्स में, कुछ एक स्टेट्स में कम प्रोपोर्शन देखने को मिल रहा है। और जहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो आपके 6 मंथ से ज़्यादा का कर पा रहे हैं या 6 मंथ से कम की वर्किंग जो है वो होल्ड कर पा रहे हैं। सो नाउ वी सी द ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन, जो कि आगे बॉक्स में भी उसके बारे में दिखाया गया है। आइए वहां से हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए हमारे वर्कर्स की कंडीशन, ये एक तरफ वर्कर्स की परसेंटेज शो करी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि ये कल्टीवेटर्स है, एग्रीकल्चरल वर्कर्स, या आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस में भी आ जाता है ये क्वेश्चन। ये आपको इमेज शो कर दी जाती है और आपसे पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा स्टेट है जहाँ पर कल्टीवेटर्स जो है वो ज्यादा है या एग्रीकल्चरल लेबरर्स ज्यादा है, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स है। तो ये इसके बेसिस पर हम करते हैं। अब एक बड़ी बात आती है वर्किंग वाले पार्ट को देख करके कि हमारे देश की यदि हम बात करें तो उसमें विमेन का पार्टिसिपेशन एज ए वर्किंग पॉपुलेशन बहुत कम है हमारे देश में। तो इसके लिए एक जेंडर सेंसिटिविटी होनी जरूरी है लोगों में, और इसके लिए हमारे यहाँ पर एक प्रोग्राम चलाया गया है जेंडर सेंसिटिविटी को इंकरेज करने के लिए। यह है आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक सोशल कैंपेन है। और इस सोशल कैंपेन में कोशिश करी जाती है कि चूंकि हमारी पॉपुलेशन का लगभग 50% फीमेल्स होती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर यदि उनको भी शामिल कर लिया जाता है एज ए वर्किंग पॉपुलेशन तो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। तो यहाँ पर एक कोट करी गई है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से कि इफ डेवलपमेंट इज नॉट एनजेंडर्ड इट इज इंडेंजर्ड। ये 1995 की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी उसमें ये कोट करा गया था। और यहाँ से आपके क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, सीधा सीधा आपके कोटेशन दे दी जाती है और इसको एक्सप्लेन करना होता है हमें। तो इसका एक्सप्लेनेशन में हम ये देखते हैं कि डेवलपमेंट तो हो रहा है किसी कंट्री में, लेकिन वो जेंडर बेस्ड, जेंडर सेंसिटाइज्ड नहीं है, तो वो उस रीजन के लिए डेंजरफुल है, क्योंकि एक्चुअल में कितने भी प्रयास कर लिए जाए वो डेवलपमेंट का पेस नहीं मिल पाता है जो कि जेंडर सेंसिटिविटी के साथ में आ सकता है। तो ये कैंपेन चलाई गई और इसका नतीजा भी हम देखते हैं हमारे देश में काफी सारे एफर्ट्स इसको लेकर के हुए हैं और हमारा कंट्री जो है उसमें महिलाओं का जो प्रोपोर्शन है वर्किंग पॉपुलेशन के तौर पर वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। अब ये कैसे होगा इसमें हम देखते हैं हमारे यहाँ पर इस चीज को इंश्योर करने के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, लो वेजेस फॉर सिमिलर टाइप ऑफ वर्क, ये कुछ चैलेंजेस है महिलाओं के सामने। एजुकेशन कम दे रहे हैं उनको, एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी कम है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हम ये भी देखते हैं कि हमारी पार्लियामेंट में, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो है वो कितना रिप्रेजेंटेशन फीमेल्स का होता है। तो प्रेजेंटली हम देखें तो काफी कम होता है, डिग्निफाइड लाइफ भी कम मिल पाती है। तो ये वो सारे चैलेंजेस है जिनको हमें एड्रेस करना पड़ेगा और एफर्ट्स करने पड़ेंगे और कुछ ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे जिनसे इन चीजों को रिमूव किया जा सकता है। तो हमारी जो भारत सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, वो इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है और इन्हीं प्रयासों का एक रूप है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के तौर पर हम देखते हैं। ये हमारी कुछ ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज हैं। 2011 के सेंसस के बेसिस पर डिवाइड किया गया था इनको कल्टीवेटर्स में, ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज में, एग्रीकल्चरल लेबरर्स में, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स और अदर वर्कर्स। ये 4 कैटेगरीज हमारे ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज के तौर पर हैं। अब हम देखते हैं सेक्टोरल कंपोजिशन। सेक्टोरल कंपोजिशन में हम देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तीनों ही कैटेगरीज के अंदर हमारे कितने कितने पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पर देखेंगे प्राइमरी सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा वर्कर्स हैं, देन सेकेंडरी सेक्टर में हमारे सबसे कम वर्कर्स हैं और टर्शियरी सेक्टर जो कि सर्विस सेक्टर तेजी के साथ में हमारे देश में बढ़ रहा है वो 41.6% के साथ में सेकंड रैंक पर है और मेल फीमेल का कंपैरिजन भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो स्पाशियल वेरिएशंस की हम बात करें, स्पाशियल वेरिएशन यदि वर्क पार्टिसिपेशन रेट की यदि हम बात करते हैं तो सेक्टर्स के तौर पर हमने अभी देखा कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर है वहां पर ज्यादा है, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में कम है। और इनमें भी हम देखते हैं जैसे हिमाचल प्रदेश है, नागालैंड है, ये बहुत बड़ा शेयर कल्टीवेटर्स का रखते हैं। कल्टीवेटर्स के तौर पर यहाँ पर वर्कफोर्स ज्यादा है, जबकि कुछ एक स्टेट्स इनमें बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ये रहते हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर लेबरर्स का प्रोपोर्शन ज्यादा रहता है। और अर्बनाइज्ड जो हाईली अर्बनाइज्ड रीजन्स है वहां पर सर्विस सेक्टर के अंदर लोग ज्यादा लगे हुए रहते हैं। तो ये हमारे कंट्री के अंदर
सेक्टोरल कंपोजिशन की हमने बात करी कि वर्क फोर्स हमारे किन किन सेक्टर्स में काम कर रही है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।